Hello, my lovely student. My name is Manisha and I am your biology educator. आज के इस स्पेशल वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन के बारे में 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर आप री नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हो या फिर आप नीट ड्रॉपर बच्चे हो और 2026 के लिए 27 के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो अच्छे से देख सकते हो। सारी चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। डायग्राम दिख रहा है लाइट रिएक्शन का, बट उससे पहले अपने को कुछ चीजें समझनी है। देखो, अब तुमने बच्चों यहाँ पर दो टर्म्स देखे होंगे। एक तो आपने देखा होगा फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम। एक देखा होगा आपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में और फिर हम चलेंगे फोटो सिस्टम। ठीक है, अब देखो आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा होगा आपके एनसीईआरटी में इस तरीके का। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल के, राइट। यहाँ पर आपके पास लाइट पड़ रही है, इसको लिखा गया है फोटोन, राइट। आपके पास एक तरीके का एरो दे रखा है ना, और यहाँ पर लिखा है प्राइमरी एक्सेप्टर या फिर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। डन। तो ऐसा कुछ डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब ध्यान से समझो, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर बेसिकली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या पिगमेंट्स हैं। अब आपके पास जो यहाँ पर दे रखा है क्लोरोफिल ए, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है आपके एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास। तो आपके पास एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि क्लोरोफिल ए है। रिएक्शन सेंटर क्या है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है यूनिवर्सल आपका पिगमेंट है और सबसे ज्यादा मिलने वाला पिगमेंट भी यही है। क्लियर? दो डिफरेंट क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के अंदर। बेसिकली रिएक्शन सेंटर दो डिफरेंट प्रेजेंट है, होता तो मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का ही है। समझो, लाइट आई यहाँ पर एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आपके पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लाइट पड़ती है ये अपनी हायर स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं, इतना तो आपको बेसिक पता होगा। इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट पड़ी, वो अपनी हायर स्टेट में क्या चले गए? हायर स्टेट के अंदर चले गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और हायर स्टेट में चले गए, मतलब एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत सारी ऊर्जा मिली, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे एनर्जेटिक हो गए। एनर्जेटिक होने के बाद वो एक जगह तो टिकते नहीं, तो कहाँ चले गए? हायर स्टेट में चले। तो जब ये हायर स्टेट में चले जाते हैं तो इनको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उनको एक्सेप्ट कर लेता है और आगे ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब मैंने तुम्हें बताया कि अपने पास दो फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। फोटो सिस्टम की अगर हम बात करें तो अपने पास दो तरीके के फोटो सिस्टम अपने को देखने को मिलते हैं। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। दोनों के लिए रिएक्शन सेंटर जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर जो PS1 है इसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो होता है 700 nm का, मतलब जब 700 nm की वेवलेंथ मिलेगी तब जो है ये बेसिकली अपना फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देगा। PS2 जो है ये 680 nm का वेवलेंथ जो है वो अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दो सिस्टम आए जो कि 700 और 680 पे काम कर रहे हैं। इसके लिए क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा, इसके लिए भी क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होगा, ठीक है, बट अलग अलग वेवलेंथ है तो इसलिए दो रिएक्शन सेंटर्स अलग अलग है। ओके, नाउ द फोटो सिस्टम बेसिकली वर्क्स लाइक दिस इन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, ठीक है।
तो प्रोसेस जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो फोटो सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर बच्चों हम ये प्रोसेस तो समझेंगे ही समझेंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे किसके बारे में, फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। फोटो फॉस्फो फॉस्फोराइलेशन है कि मैंने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, इसके बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये भी हम समझेंगे। तो मतलब एक रिएक्शन है, एक प्रोसेस है, बट हम कई सारे प्रोसेस इसके अंदर कन्वर्ट बेसिकली समझ रहे हैं, कन्वर्ट नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोसेसेस भी समझने को मिलेंगे, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझना, ठीक है। जब आप यहाँ से समझ के चले जाओगे ना, और फिर इसको एनसीईआरटी से पढ़ना एक बार, एकदम तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। आ जाओ, चलो प्रोसेस पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास ये दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर तो आपके पास ये मेम्ब्रेन दे रखी है, बेसिकली एक सिंगल जो है थाइलेकोइड, और इसकी जो मेम्ब्रेन है वो है, ठीक है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर अपने पास फोटोसिस्टम सेकंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट। फोटोसिस्टम सेकंड, जैसे ही लाइट पड़ेगी 680 nm की, ये इलेक्ट्रॉन को सॉरी लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा हायर स्टेट में। अब ये हायर स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन इधर तो टिक नहीं सकता, तो अब ये कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाएगा। तो सबसे पहला आएगा आपके पास प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। PQ इज बेसिकली प्लास्टो ठीक है। प्लास्टोक्विनोन जो है ये एक तरीके का प्रोटॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन आगे लेकर जाना है तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेना पड़ेगा। तब ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, साइटोक्रोम B6F को देगा, इधर लिख देती हूँ, B6F को देगा। साइटोक्रोम B6F जो है वो प्लास्टोसाइनिन को देगा, इसी इज बेसिकली प्लास्टोसाइनिन, ठीक है, ये प्लास्टोसाइनिन को दे देगा। अब समझो यहाँ पर जो ये बाहर का एरिया है, ये सारा का सारा स्ट्रोमा है। आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड जो भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये सारा बाहर वाला क्या है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वो यहाँ से लिया जा रहा है प्लास्टोक्विनोन की मदद से, और कहाँ भेज दिया जा रहा है, इसे भेज दिया जा रहा है ल्यूमिन के अंदर, ठीक है। ल्यूमिन के अंदर हमने क्या किया, प्रोटॉन को भेज दिया, क्योंकि ये प्रोटॉन कैरियर था, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं था। इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है तो इसे प्रोटॉन की मदद से लेकर जाना पड़ेगा। तो वो प्रोटॉन जो इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए लिया था, स्ट्रोमा में डाल दिया। ऐसे ही आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, साइटोक्रोम B6F भी जो है वहां से भी प्रोटॉन जो है बेसिकली अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गया फोटोसिस्टम 1 में, समझ में आया। अब जो सूर्य देवता है वो लाइट इसको भी दे रहे होंगे तो इसको भी दे रहे होंगे, तो यहाँ पर भी लाइट आएगी, कितने nm की, 700 nm की। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, जाएगा फेरेडॉक्सिन के पास। अब यहाँ पर अपने पास मेम्ब्रेन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर और एक प्रोटॉन लेकर NADPH में कन्वर्ट कर देता है, NADP पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास NADP पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर NADPH बना, क्लियर, विच इज अ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, यहाँ चला गया। तो अब एक सोचने वाली बात है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसके अंदर, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो हमारा जो जल ही जीवन है वो देवता बन के आता है, मसीहा बन के आता है, और इसे क्या प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन। कैसे, वाटर टूट जाता है, मतलब खुद पानी टूट कर किसकी मदद कर रहा है, फोटोसिस्टम 2 की मदद कर रहा है। तो जल आपका भी जीवन बचा रहा है, इसका भी जीवन बचा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज होगा, और वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगा। ये ऑक्सीजन गैस एज इट इज एटमोस्फेयर में चला जाएगा बच्चों, यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होगा उसका। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रोटॉन का,
और जो इलेक्ट्रॉन था वो हमने वापस कर दिया फोटो सिस्टम 2 को कि भाई तू जो है अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और अपनी जिंदगी मस्त काट, ठीक है, मैं टूट जाऊंगा पर तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूँ। क्लियर? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसको तो इलेक्ट्रॉन मिल गया, फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन गया था वो किसको मिला, वो मतलब फोटो सिस्टम 1 को कहाँ से मिला, फोटो सिस्टम 2 से। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, क्वेश्चन आता है। जो फोटो सिस्टम 1 है उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो उसे मिलता है फोटो सिस्टम 2 से, और फोटो सिस्टम 2 को उसका इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से मिलता है, या फिर मैं कहूं ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। पानी का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर? अब जरा गौर से एक चीज समझो, यहां से आपने प्रोटॉन ले लिया एक तो भाई, ठीक है, यहां से आपने प्रोटॉन ले लिया और यहां पर आप बढ़ाए जा रहे हो प्रोटॉन, यहां से लेकर स्ट्रोमा से लेकर ल्यूमेन में डाल रहे हो, यहां से भी आप स्ट्रोमा से ले रहे हो, और इधर आप वाटर स्प्लिट कर रहे हो, तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रोटॉन बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हाई कंसंट्रेशन हो गई किसकी, प्रोटॉन की, किसके अंदर, ल्यूमेन के अंदर, और लो कंसंट्रेशन हो गई प्रोटॉन की स्ट्रोमा के अंदर। तो आपके पास क्या बना, आपके पास बना बच्चों प्रोटॉन ग्रेडियंट, अपने पास बन गया एक प्रोटॉन ग्रेडियंट। वेरी इंपॉर्टेंट, हमको यही तो करवाना है। अगर आप प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली डिफरेंस कर रहे हो। डिफरेंस मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा के अंदर कम है, ह्यूमन के अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इस डिफरेंस का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ पर, जो आपके पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन सब्सटेंस दे रखा होता है, या ट्रांस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, या फिर प्रोटॉन पंप जो यहाँ पर दे रखा होता है, एटीपी सिंथेज। बेसिकली ये क्या करेगा, एटीपीएस जो है प्रोटॉन को यहाँ से लेगा और इसे यहाँ से रिलीज कराकर इलेक्ट्रॉन वगैरह देकर क्या कर लेगा, एडीपी में, एडीपी के अंदर, एक मिनट, हाँ, ऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड कर एटीपी बना लेगा। क्या यही बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ? सुनो जरा मेरी बात को, फोटो लाइट फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। जब आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी के अंदर आईपी जोड़ते हो, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़ते हो, तभी तो आपके पास एटीपी बनता है। तो एक सेल में फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। जब मैंने उसको साइक्लिक वे में किया तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब मैंने उसे नॉन साइक्लिक वे में किया, मतलब मेरी साइकिल जो है लौट कर नहीं आई, तो वो क्या हो रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चला यहाँ गया, वापस लौट के नहीं आया था, ये कैसा हुआ, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक में आपके पास PS2 PS1 दोनों इंक्लूडेड हैं। अगर मैं साइक्लिक की बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली से लौटकर इधर ही सेंटर पे आ जाता है, मतलब इनसे ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाता है। तो इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 काम करता है, ठीक है, और ये बेसिकली कब होता है, जब लो इंटेंसिटी लाइट होती है एंड जो वेवलेंथ है वो हायर देन, कैसी होती है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है, 680 nm से ज्यादा की वेवलेंथ होती है, तब अपने को ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन का। इसको हम डिटेल में वीडियोज में और भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है ना बच्चों, एटीपी फॉर्मेशन का, एक्चुअल एटीपी फॉर्मेशन का, उसको हम बोलते हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये सारी चीजें लिखी हुई, एनसीईआरटी ओपन करना, लाइन टू लाइन पढ़ना, ऐसा ही तुमको दिखेगा। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है जो कि एक तरीके की ड्राइविंग फोर्स है आपको यहाँ पर इस प्रोसेस को करवाने के लिए। अगर प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनेगा तो ये प्रोटॉन पंप चैनल जो है वो ओपन नहीं होगा और एटीपी भी फॉर्मेशन। तो आपके पास एट द एंड प्रोसेस में क्या बना बच्चों, तुम्हारे पास बना एटीपी, तुम्हारे पास बना NADPH, और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट ले लो क्योंकि ये निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में। तुम्हें ऑक्सीजन मिल कहाँ से रहा है, वाटर से, वाटर की स्प्लिटिंग से, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ध्यान रखना, क्वेश्चन में आता है। और एटीपी और NADPH को आपको रखकर अचार डालना है, नहीं, अचार नहीं डालना है, इसे हम इस्तेमाल करेंगे कैल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है, वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में समझें। तो अभी फिलहाल ये समझ में आया, तो मैंने तुम्हें यहाँ पर
फोटो सिस्टम भी पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें यहाँ पर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बता दिया एक तरीके से, ठीक है, और मैंने तुम्हें यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वीडियो बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत ही बच्चों को काम आने वाला है। प्रोसेस में हमेशा किसी ना किसी तरीके की दिक्कत रहती है, कंफ्यूजन रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर रहेगा। अब हम इसी तरीके की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मजे करो और पढ़ते रहो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।